hey guys, वेलकम टू wealthदेखो.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनपीएस अकाउंट के बारे में। जी हाँ, तो एनपीएस को यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड के साथ में कंपेयर भी करूँगा, प्लस मैं खुद एक टेक एक्सपर्ट हूँ तो मैं आपको बता भी सकता हूँ कि एनपीएस के अंदर लोग मेजरली क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्यों इसके अंदर जो है आपको ज़्यादा टैक्स बेनिफिट वगैरह मिलते हैं कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स, और कब आपको एनपीएस के अंदर निवेश करना चाहिए, कब आपको नहीं करना चाहिए। अब मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे एक एनपीएस का कैलकुलेटर लिया हुआ है मैंने, और यहाँ पे मैंने एक म्यूचुअल फंड का कैलकुलेटर लिया हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं सिंपली यहाँ पे जो है अपने साल का 50,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करता हूँ एनपीएस अकाउंट के अंदर, वहीं पे वो 50,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड के अंदर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोनों के अंदर ही यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट 14,99,760 रुपये का होगा। आप गाइस यहाँ पे बात करते हैं रिटर्न्स की, तो देखिए एनपीएस के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारी स्कीम्स होती है। मेजरली यहाँ पे गवर्नमेंट ने 7 फंड मैनेजर को जो यहाँ पे अपॉइंट कर रखा है। तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो पैसा है इक्विटी के अंदर, डेट के अंदर और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर, इन 3 इंस्ट्रूमेंट के अंदर यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो गाइस यहाँ पे आपके पास में एक एक्टिव चॉइस भी होती है कि आपको डिसाइड करना होता है कि कहाँ पे मैं कितना परसेंटेज लगाना चाहता हूँ, या फिर गाइस आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ जो है डिसाइडेड कर रखा है कि इतना पैसा 75% जैसे आपका इक्विटी के अंदर जाएगा, 25% जैसे आपका डेट के अंदर जाएगा। तो गाइस यहाँ पे जैसे जैसे आपकी एज जो है बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका जो पैसा है इक्विटी के अंदर यहाँ पे कम निवेश होता है। अगर गाइस मैं पास्ट ईयर का डेटा उठाऊं तो यहाँ पे एनपीएस जो अकाउंट है आपको 10 से 11% का यहाँ पे सीएजीआर जो है प्रोवाइड करता है। यहीं पे गाइस अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड भी जो है यहाँ पे आपको 11 से 12% का सीएजीआर जो है ऑफर करता है। लेकिन यहाँ पे मैंने अपनी कैलकुलेशन को सेम रखने के लिए मैंने दोनों के अंदर यहाँ पे 11% का सीएजीआर रखा हुआ है। साथ में गाइस जो एनपीएस की जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो जब आप रिटायर्ड होंगे, यानी कि जब सबकी 60 साल की जब तक एज नहीं हो जाती है तब तक आप अपना अमाउंट यहाँ पे विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिंपली अपनी जो एज है वो यहाँ पे मैंने 30 ईयर्स ले रखी है। वहीं पे मैंने एसआईपी को भी यहाँ पे 30 ईयर्स का पीरियड कर दिया है, मतलब मेरा जो मैच्योरिटी है एनपीएस के अंदर वो 30 साल बाद में होगा। वहीं पे म्यूचुअल फंड के अंदर भी मेरा जो मैच्योरिटी है वो 30 साल बाद में होगा। तो गाइस आप यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट दे सकते हैं। यहाँ पे एनपीएस के अंदर 1 करोड़ 16 लाख रुपए का यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है मुझे, वहीं पे म्यूचुअल फंड के अंदर यही चीज 1 करोड़ 17 लाख रुपए की मिल रही है। तो पहली चीज तो ये कि आपको जो 1 लाख रुपए का डिफरेंस मिल रहा है वो कुछ चार्जेस की वजह से मिल रहा है, क्योंकि एसआईपी के अंदर आप सिंपली जो है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहीं पे एनपीएस के अंदर आपके कुछ चार्जेस वगैरह लगते हैं, जिसकी वजह से ये 1 लाख रुपए यहाँ पे आपको कम रिटर्न्स दिखा रहा है। क्या लगा इस एनपीएस के अंदर क्या होगा, आप जब 60 साल के होंगे तो यहाँ पे जब आपको 1 करोड़ 16 लाख रुपए मिलने वाले हैं, ये कंप्लीटली यहाँ पे टैक्स फ्री होंगे। जी हाँ, तो इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना होगा। साथ में गाइस इसके अंदर 40% का जो अमाउंट होगा यानी कि 46 लाख रुपए, तो ये आप यहाँ पे जो है लमसम विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। इसका आपको बेसिकली एक एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा, और वो एन्युटी जो प्लान है वो आपको हर महीने जो है एज ए जो है मंथली पेंशन आपको प्रोवाइड करता है। मतलब घुमा फिरा के ये जो 46 लाख रुपए हैं आपको मंथली बेसिस पे जो है पेंशन के रूप में मिलते रहेंगे। वहीं पे गाइस अगर मैं एसआईपी की बात करूं, अगर आप एक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और मान लीजिए आपको 1 करोड़ 17 लाख रुपए का अगर आपको रिटर्न मिलता है, मतलब टोटल आपकी वैल्यू बनती है, तो गाइस आपको ये जो एस्टिमेट रिटर्न दिख रहा है 1 करोड़ 2 लाख रुपए का, तो इसके ऊपर आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मैं बात करूं तो ये जो 1 करोड़ 17 लाख रुपए की जो वैल्यू है इसमें से सीधे सीधे 10 लाख रुपए जो है गवर्नमेंट को एज ए टैक्सेस यहाँ पे चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपके पास में केवल 1 करोड़ 7 लाख रुपए का जो वैल्यू बचेगा वो केवल यहाँ पे टैक्स फ्री रहेगा म्यूचुअल फंड्स के अंदर। गाइस अगर आप इस तरीके से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एनपीएस यहाँ पे आपको ज्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पे लगने वाला है, अगर दोनों के ही सीएजीआर यहाँ पे अगर आप सेम रखते हैं तो। लेकिन गाइस एनपीएस के अंदर एक डिसएडवांटेज ये भी है कि यहाँ पे आप जो भी अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो यहाँ पे आपका जो है अगले जब तक आप रिटायर्ड नहीं हो जाते, यानी कि आपकी एज जो है 60 ईयर्स नहीं हो जाती तब तक आपका पैसा यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। वहीं पे गाइस अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो कभी भी इमरजेंसी के टाइम पे आप अपना जो पैसा है वो यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे किसको एनपीएस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो देखिए अगर आपको अगर नॉलेज है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या मार्केट जो है कैसे वर्कआउट करता है, आप जानते हैं कि इक्विटी स्कीम्स वगैरह क्या होती है, साथ में गाइस आपका जो टैक्स ब्रैकेट है, आपकी जो टोटल इनकम है वो अगर लेस देन 5 लाख रुपीज है, या लेट्स सपोज अगर मोर देन 5 लाख रुपीज भी है, लेकिन आपके पास में एटीसी की यहाँ पे 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन होती है, उसके अलावा भी कई सारी जैसे एटीडी के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस की डिडक्शन होती है, तो ये सारे डिडक्शन मिलाने के बाद में आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो अगर 5 लाख रुपए के नीचे आती है, जिसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ता है, तो गाइस उस केस में मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एनपीएस के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है नहीं करनी चाहिए। इससे बेटर है आप खुद अपनी जो है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर। साथ में आप खुद ही यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि कितना मुझे इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करना है, कितना मुझे डेट के अंदर डालना है और
कितना मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर डालना है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एनपीएस के अंदर कब करनी चाहिए फ्रॉम द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए, अगर आप यहाँ पे 30% टैक्स ब्रैकेट के अंदर फॉल करते हैं और मान लीजिए आपके पास में कई सारे डिडक्शंस है, जैसे एटीसी आपने 1.5 लाख रुपए पूरा कवर कर रखा है, जिसके अंदर आपका पीपीएफ, एजुकेशन हो गई बच्चों की, उसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस हो गया, टर्म प्लान, ये सारी चीज़ें मिला के आपके पास में 1.5 लाख की डिडक्शन है। उसके अलावा आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस की डिडक्शन है, आपके पास में होम लोन की डिडक्शन है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है। तो गाइस उस केस में अगर आप 50,000 रुपये एनपीएस के अंदर हर साल इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 50,000 रुपये का एडिशनल यहाँ पे डिडक्शन मिलता है। गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इस पर्सन का यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का जो डिडक्शन है वो एटीसी के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे कवर्ड है, लेकिन आप देख सकते हैं 50,000 रुपये का ये जो डिडक्शन है इनको एडिशनल मिल पाता है, क्योंकि गाइस ये पर्सन जो है यहाँ पे एनपीएस के अंदर एडिशनल 50,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो गाइस इसकी वजह से क्या होता है, ये बंदा जो 30% टैक्स ब्रैकेट के अंदर फॉल करता है तो 50,000 रुपये के ऊपर सीधा 30% यानी कि हर साल ये 15,000 रुपये यहाँ पे एज ए टैक्सेस जो है यहाँ पे सेव करते हैं। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं आप जो 15,000 रुपये गवर्नमेंट को देने वाले हैं एज ए टैक्सेस, वो घुमा फिरा के आपका जो है एनपीएस के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाती है और अल्टीमेटली जब आप रिटायर्ड होंगे तो आपके पास में काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है लमसम अमाउंट रहेगा। तो गाइस इसी गोल्डन टैक्स बेनिफिट की वजह से हर कोई बंदा जो 30% टैक्स ब्रैकेट के अंदर फॉल करता है उसको हमेशा यहाँ पे एनपीएस के अंदर जरूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे आपको 80CCD सबसेक्शन 1B के अंदर आपको 50,000 रुपये का एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा गाइस जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, तो गवर्नमेंट गाइस क्या करती है, आप एनपीएस के अंदर जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं गवर्नमेंट भी जो है यहाँ पे साथ में कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन ये बेनिफिट केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे जो 80CCD सबसेक्शन 2 के अंदर भी यहाँ पे आपको एडिशनल आपका एम्प्लॉय जितना भी यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूट करता है उसका भी यहाँ पे आपको एडिशनल जो है एडवांटेज मिल जाता है। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे आपको अपना एनपीएस अकाउंट जो है वो कैसे ओपन करवाना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए आपको टायर 1 स्कीम के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होगा और एनपीएस अकाउंट अगर आपको ऑनलाइन ओपन कराना है तो उसका बेस्ट तरीका है पेटीएम मनी के थ्रू आप यहाँ पे ओपन करवा सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे पेटीएम मनी के थ्रू यहाँ पे रिसेंटली जो है ओपन करवाया है और गाइस इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके थ्रू आपको एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स वगैरह भी मिलेंगे। साथ में आप पेटीएम मनी के ऊपर अपना एक एनपीएस अकाउंट भी यहाँ पे ओपन करवा सकते हैं। गाइस अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किसको यहाँ पे एनपीएस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो लेट्स सपोज अगर आप मान लीजिए टैक्स का अगर आपको ज़्यादा एडवांटेज वगैरह नहीं मिलता है, आप खुद ही अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, तो आप एनपीएस के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन लेट्स सपोज अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट के अंदर फॉल करते हैं, आपको टैक्स का यहाँ पे एडवांटेज लेना है, 15,000 रुपये का हर साल अगर आपको टैक्स बचाना है तो डेफिनेटली गाइस आपको यहाँ पे एनपीएस के अंदर एक अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। अगर आपको टैक्स जो है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग खुद की आती भी है तब भी उसके बावजूद भी यहाँ पे आपको एनपीएस के अंदर एक अकाउंट खुलवा के आपका 15,000 रुपये का जो टैक्स है वो यहाँ पे सेव करना चाहिए। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।